क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 1 अप्रैल का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में और यूपीएससी का ईपीएफओ अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज के वो है हैप्पीनेस करिकुलम। ठीक, पहले दिल्ली में चालू हुआ था, अब ये मथुरा यूपी में लागू किया जाना है। इसके बारे में जानेंगे क्या चीज़ है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम, मतलब नाम से पता चल रहा है कि विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या। ठीक, हर जो खंड का जो है एक यूनिक नंबर दे दिया जाएगा, 14 डिजिट का ये नंबर होगा। ठीक, जिस तरीके से आधार का नंबर होता है किसी इंसान का, उस तरीके से जो है भूखंड का होगा। अच्छा, आधार का जो नंबर होता है ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ठीक है, ये एक मतलब जनरल फैक्ट है, ध्यान रखिएगा हमेशा। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021, इसके बारे में जानकारी देखेंगे पूरी। अगला है कि 2 नई जो है सीवीड स्पीसीज अभी पाई गई है इंडिया में। ठीक, नई समुद्री शैवाल प्रजातियों की खोज हुई है इंडिया में, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट से संबंधित। स्वास्थ्य को संवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में लाना चाहिए, ऐसा किसने कहा है? एनके सिंह जी ने कहा है। ठीक, क्या तर्क दिया है, सारी चीज़ जानेंगे इसमें। ठीक, आगे पढ़ने से पहले आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट डे है वो क्या है? अप्रैल फूल्स डे। और उड़ीसा का फाउंडेशन डे भी होता है 1 अप्रैल को। और एक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक नया फाइनेंशियल ईयर भी चालू होता है। ठीक, और आगे बढ़ने से पहले जनरल रिमाइंडर है आप लोगों के लिए कि ईपीएफओ 2020 और यूपीएससी 2021 का जो है हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, देखिए हैप्पीनेस करिकुलम, प्रसन्नता पाठ्यक्रम। मेन चीज़ अगर आपको बताऊं तो इसमें सिंपल सी चीज़ ये है कि हैप्पीनेस जो है हर रिलेशनशिप का एक अभिन्न हिस्सा है। कोई भी रिलेशनशिप हो, माँ बेटे का, पति पत्नी का, जो भी हो, बच्चों का आपस में दोस्ती का, हैप्पीनेस अगर नहीं है, हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं मुस्कुरा के ठा के मार के हंस रहे हैं, अंदरूनी है मतलब खुशी। ठीक, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, अगर ये सारी चीज़ नहीं है तो वो रिलेशनशिप सरवाइव नहीं कर सकती है ज़्यादा टाइम तक। ठीक, और अगर आप हैप्पी हैं तो आप ज़्यादा इनोवेटिव होंगे, समझिएगा। ठीक, अब यहाँ पे एजुकेशन एक स्टूडेंट की तरीके से बात हो रही है, ज़्यादा इनोवेटिव होंगे। ठीक, नवाचार के आइडिया ज़्यादा आएंगे आपको, ज़्यादा क्रिएटिव होंगे आप। ठीक, ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, दक्ष होंगे, ज़्यादा ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। तो बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें हों, इसके लिए जो है गोरखपुर के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्रवण कुमार शुक्ला। ठीक, इन्होंने जो है इसको दिल्ली के स्कूल में चालू किया था 2018 से। ठीक, ये देखिए स्कीम जो है गवर्नमेंट की स्कीम, स्कूलों में चालू किया था। और अब ये जो है इसको यूपी में, अच्छा ये श्रवण कुमार शुक्ला जी है वैसे गोरखपुर से ही। ठीक है, और यूपी में अब मथुरा में चालू किया जाएगा पायलट बेसिस पे। ठीक, इसमें ये है कि स्कूल में बच्चों को उनकी वेलबींग, उनके हेल्पीनेस पे ध्यान दिया जाता है ताकि वो लोग काफ़ी इंक्वायरिंग माइंड हो, मतलब क्यों हो रहा है ये भी पूछें। ठीक है ना, ये नहीं है रट लिया और चल दिए, क्रिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स पता होना चाहिए। ठीक, ये नहीं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही सुन रहे हैं, कॉन्स कुछ पता नहीं है। इट एम्स टू इनेबल लर्नर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, मतलब एक दूसरे से जो है अच्छा से प्रभावशाली तरीके से बातचीत कर सके, अपना क्या बताना चाहते हैं, क्या आइडिया है वो भी अच्छे से बता सके, क्लियर एक्सप्रेशन होना जरूरी है। ठीक, और अप्लाई कर सके लाइफ स्किल्स टू स्ट्रेसफुल एंड कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, कैसी भी स्थितियां हो, कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, आप जो है अच्छे तरीके से उसको टैकल करें। ठीक, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी इसको पायलट बेसिस पे चालू करना है आपका मथुरा से। ठीक, देखिए प्रमुख बिंदु इसमें यह है कि इसे प्राप्ति पाठ्यक्रम कहा जाएगा। ठीक, यानी कि रियलाइजेशन करिकुलम मथुरा से चालू होना है। और जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होती है वही मथुरा में। ठीक, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ये, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत आता है ये। ठीक, उसने ये कहा है, परमिशन मांगी है डायरेक्टर जनरल से कि ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन से, कि जो 200 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल हैं, ठीक, मथुरा में, वहाँ पे लागू किया जाए। पहले 2018 में दिल्ली में लाया गया था। इसकी मतलब क्या चीज़ों पे ध्यान देता है? एक तो डेवलपमेंट किसमें किसमें करना चाहता है, कॉग्निशन यानी कि अनुभूति, भाषा साक्षरता, संख्यात्मकता और कला में विकास। ठीक, लैंग्वेज लिटरेसी, न्यूमरेसी और आर्ट्स,
अलॉन्ग विद एड्रेसिंग द वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस ऑफ द स्टूडेंट। इसी के साथ साथ जो है प्रतिबद्ध है कि मतलब कि उनमें प्रसन्नता और जो है उनके अंदर वेल बीइंग भी है। ठीक, सिर्फ ये नहीं कि नंबर ला रहे हैं, वो वैसे भी खुश दिखने चाहिए। ठीक है ना। पर्पस क्या है लॉन्च करने का स्कीम का यूपी में? ये देखिए, हैप्पीनेस जो है हर रिलेशनशिप का जो है अभिन्न हिस्सा है, सीधी सी बात है। और हम अपने बचपन से ही जो है सारे मतलब सब लोग एक जैसी मूल्यों को ही की होती हैं, मतलब सभी बचपन से ही सभी मनुष्य समान रूप से एक जैसी भावनाएं अपने भीतर रखते हैं। अफसोस की बात यह है कि उन भावनाओं को पोषित करने के बजाय शिक्षा प्रणाली में आज प्रसन्नता को पीछे छोड़ दिया है। अभी अभी क्या चलता है आजकल? सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, जो रटा गया है फॉर्मूला पढ़ लो, जो आना है बस उसको ध्यान दो, कुछ भी इसके बाहर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का आपके पास टाइम ही नहीं है। ठीक, तो इसकी वजह से क्या है, बच्चा एक तरीके से मतलब खुश तो है ही नहीं, सिर्फ बस्ता लाद के अपना एक कार्य करना है झुंड के तरीके से, और उसी को बस करता चला जा रहा है। नंबरों की भीड़ लगी हुई है, नंबरों की रेस लगी हुई है। थियरी चाहिए। द पर्पस टू लॉन्च द करिकुलम इन यूपी इज टू सपोर्ट स्टूडेंट्स इन देयर जर्नी टू सस्टेनेबल हैप्पीनेस, मतलब स्थायी रूप से खुशी होनी चाहिए थ्रू एंगेजमेंट इन मीनिंगफुल एंड रिफ्लेक्टिव स्टोरीज एंड एक्टिविटीज। ठीक, तो ये था हमारा पहला वाला टॉपिक, हैप्पीनेस। खुश रहिए, आबाद रहिए। ठीक, और देखिए दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या योजना, ULPIN। ठीक, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। 14 डिजिट का ये नंबर होगा, और हर प्लॉट जो है इंडिया में, हर प्लॉट ऑफ लैंड को विद इन अ ईयर टाइम इसको लागू किया जाएगा, 14 नंबर दे दिया जाएगा हर उसको। अब ये कई लोग को पता होगा कि गाटा संख्या होती है, और बाकी जो है इस वाला जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी जगह के, अक्षांश और देशांश जो होते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, ठीक, उनको जोड़ते हुए तुरंत उसका जो है 14 डिजिट नंबर दिया जाएगा, जो कि यूनिक होगा। आप जो है उसको आने वाले टाइम में आधार से भी लिंक कर पाओगे। ठीक, ताकि मतलब कौन किसका किसका स्वामित्व है, किसके नाम से है, कहाँ पे है, कोई उस पर केस तो नहीं चल रहा, सब कुछ जो है मतलब एक तरीके से लैंड रिकॉर्ड जो ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है 2008 से, डिजिटल इंडिया का लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, उसमें बहुत बड़ी पहल हो जाएगी ये। और एक चीज़ ये भी होगी कि लैंड आप वैसे ही खरीद फरोख्त कर पाओगे जैसे और कोई मशीनरी या फिर उस तरीके से, आसान हो जाएगा लैंड को खरीदना, एक्विजिशन करना, अधिग्रहण करना, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो ये है। और इसमें देखिए इंटीग्रेट करेंगे लैंड रिकॉर्ड डेटाबेस जो है, और रेवेन्यू कोड रिकॉर्ड जो है, बैंक रिकॉर्ड जो है, इन सबको आपस में जोड़ देंगे UNLIP से। ठीक, और आधार नंबर से। ये सब कुछ जो है वॉलंटरी बेसिस पे होगा, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि धीरे धीरे वॉलंटरी बेसिस कह कह के आधार से सब कुछ लिंक कर दिया जा रहा है। मतलब आधार नंबर ऐसा नंबर होगा आने वाले टाइम पे, जो अगर आपको पता है, सरकार को पता है, तो उसको सब कुछ ABCD आपसे संबंधित सब कुछ पता होगा। ठीक, तो ये चीज़ है, और ये 14 डिजिट का नंबर होने वाला है। और ये DILRMP जो है आपका, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसके जो 2008 में चालू हुआ था, इसको जो है इसके स्कोप को बढ़ाता है। ठीक, अभी देखा गया है कि ये वाला जो प्रोग्राम है ये 2000 अभी अगले हफ्ते ख़त्म होने वाला था, लेकिन डिपार्टमेंट ने फिर से कहा है कि भैया 2023-24 तक इसको और बढ़ा दिया जाए। ठीक, इसको DLRP, ये जो प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया वाला, लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन वाला। ठीक, और इसमें नई स्कीम को भी जो है सम्मिलित कर लिया जाए, ये सारी बात डिपार्टमेंट ने कही है। डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैं। ठीक, आपका भूमि संसाधन विभाग है ने ग्रामीण विकास संबंधी स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट, एक ये स्थायी समिति है रूरल डेवलपमेंट पे, इन्होंने ये कहा है कि एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। इसको 10 स्टेट में लॉन्च भी कर दिया गया है इस साल, और इसको पूरी कंट्री में मार्च 2022 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक, और इसमें प्रपोज है कि भैया जो रोल आउट हुआ है 10 स्टेट में, ठीक है, 2020-21 में, एंड बाई जो भी होगी पूरी कंट्री को इसके अंतर्गत ला दिया जाएगा। इसको जो है भूमि के लिए आधार का भी इसको बोला जा रहा है, नाम दिया जा रहा है, जिसमें यूनिकली आइडेंटिफाइड सर्वेड पार्सल होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सर्वे किया हुआ होगा, लैंड होगा, पार्सल ऑफ लैंड होगा, और वो क्या क्या मदद करेगा समझ लेते हैं। कोई लैंड का फ्रॉड नहीं होगा। ठीक, और ये ज़्यादातर जो है कहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है,
हिंटरलैंड ऑफ रूरल इंडिया, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत ही जो रिमोट एरियाज़ है, वेयर लैंड रिकॉर्ड्स, जहाँ पर लैंड रिकॉर्ड्स बहुत ही या तो आउटडेटेड हैं और या फिर डिस्प्यूटेड है। ठीक, आइडेंटिफिकेशन जो है इसकी लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स पे होगी, वहीं आपका देशांतर और अक्षांश निर्देशांक पे होगी, और विस्तृत सर्वेक्षण भू संदर्भित कडेस्ट्रल मानचित्रों पर निर्भर होगी। कडेस्ट्रल मैप्स कुछ नहीं है, अगर आप जूम करके किसी जगह पर डिटेल्ड अगर आप लोग को इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उसको कैडेस्ट्रल मानचित्र बोलते हैं। ठीक, और आधार का जो है लिंक करना लैंड रिकॉर्ड से थ्रू ULPIN, इसके लिए कॉस्ट लगेगी 3 रुपये प्रति रिकॉर्ड। अगर आप सीडिंग कराते हो एंड आइडेंटिफिकेशन होता है लैंड ओनर का, ठीक, लैंड ओनर का आधार डाटा, तो उसके लिए जो है आपका 5 रुपये लगेगा। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये एक यहाँ पे इन्होंने इसमें एक चीज़ बताई कितने पैसे भी लगने वाले, मतलब सरकार कुछ पैसा लेगी भी। जैसे अभी आप जाते हो आधार में कुछ संशोधन कराते हो तो कुछ पैसे लगते हैं ना, वैसे ही शुरुआत में सब फ्री होता है, धीरे धीरे जो इस पर पैसे लगाने पड़ते हैं। देखिए, वैश्विक पवन रिपोर्ट जो है यानी कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021, ये अभी रिलीज़ हो गई है, और इसको रिलीज़ करने वाली संस्था जो है उसका नाम है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। क्या नाम है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। एनर्जी से संबंधित एक और कौन सी होती है? इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन, IEA, ठीक है ना, इंटरनेशनल एनर्जी अथॉरिटी होगा। ठीक, एजेंसी होगा, सॉरी एजेंसी होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, और ये वर्ल्ड्स कैपेसिटी कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है विंड एनर्जी के द्वारा, ठीक, हवा के जो वायु वाला है, वो 2020 में 53% तक बढ़ गई है। ये वाली बात कह रहे हैं। पहले अगर मान लीजिए 100 थी 2019 में, तो 2020 में 153 हो गई। ठीक, और टोटल 93 गीगावाट की जो है इंस्टॉल किया गया 2020 में। और ये लेकिन फिर भी ये जो ग्रोथ हुई है ये सफिशिएंट नहीं है कि पूरा वर्ल्ड नेट जीरो एमिशन करे। किस चीज़ का? कार्बन का उत्सर्जन नेट जीरो हो सके 2050 तक। ये पूरा मतलब काम वो नहीं है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और अब कितना ज़रूरत है ये समझ लीजिए, 180 गीगावाट जो है आपको हर साल विंड एनर्जी से जोड़ने होंगे अगर आपको जो है नेट जो जीरो एमिशन करना है 2050 तक। ठीक, इसके लिए 3 गुना जो है फास्टर नेक्स्ट डिकेड में आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। जो रिकॉर्ड ग्रोथ हुई है 2020 में, इसके लिए कारण क्या है, कौन कौन है? आपका चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत बहुत ज़्यादा इंस्टॉलेशन हुए हैं। इन दो कंट्रीज़ के पास में 75% तक का नया इंस्टॉलेशन है, और पूरे वर्ल्ड का विंड पावर कैपेसिटी का आधे से ज़्यादा जो है इन्हीं के पास कैपेसिटी है। ठीक, आपका 75% की स्थापना की गई, और आधी से अधिक दुनिया की पवन ऊर्जा क्षमता मौजूद है। कहाँ पर? चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स में। और सबसे ज़्यादा देखिए, आप समझ ही रहे हैं, चाइना के पास होगा नया ऑन शोर इंस्टॉलेशन। ठीक, तटवर्ती प्रतिष्ठान जो है अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, ठीक, वहाँ पे बराबर रहा लगभग 2019 के कंपैरिजन में। अगर आपका नया ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन देखा जाए तो वो घट गया। ठीक, अब तटीय पवन प्रतिष्ठान जो हुए थे वो घट गए, और जो आपका ये तटवर्ती प्रतिष्ठान थे ये लगभग सेम रहे। लेकिन अब अपतटीय जो पवन प्रतिष्ठान है वो क्या हुए हैं? वो घटे हैं। ठीक, ऑफशोर वाले घट गए। और आपका ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो 2 लार्जेस्ट वीक एक्टिविटी हुई है 2 जगहों पर, यूरोपियन में, जहाँ पर यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में, जो भी 32.2 गीगावाट का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है ऑनशोर विंड मार्केट में। ऑनशोर विंड मार्केट में ध्यान रखिएगा, वो हुआ चाइना, USA, लैटिन अमेरिका और यूरोप की वजह से। ठीक, कोरोना वायरस की वजह से विंड पावर प्रोजेक्ट जो है कई जगहों पर डिले हुए हैं। ये भी एक बात समझने वाली बात है। इंडिया में भी ऑनशोर विंड मार्केट जो है वो तटवर्ती पवन बाजार जो है वो क्या हुआ है? डिले हुआ है। काफ़ी खतरनाक रहा है, मतलब चैलेंजिंग ईयर रहा है 2020, और काफ़ी डिलेज भी हुए हैं इंडिया में भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में। और अच्छा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पे है बताइए? ठीक, बाहर से संबंधित है इसलिए पूछ लिया ये। और एग्जिस्टिंग इसमें कई सारी जो दिक्कतें आई वो लैंड एक्विजिशन, ग्रिड कनेक्शन, परमिटिंग, ये सब भी दिक्कत आई है कोरोना की वजह से इंडिया में।
ऑन शोर विंड पवन ऊर्जा से संबंधित तटवर्ती। और इसमें जो है कई सारा जो है GWEC जो है आपका ये कहता है कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन की ज़रूरत है। ठीक, सब लोग एक साथ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया जाए ताकि 2050 तक शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र यानी प्राइवेट और पब्लिक क्षेत्रों में भी इस दिशा में समन्वित कार्रवाई करने की जरूरत है। मतलब मिलजुल के सबको काम करना पड़ेगा, किसी एक के करने से ये काम नहीं होगा। ठीक, ये वाली चीज़ें पूरे वर्ल्ड में भी करना चाहिए। इसी साथ साथ अलग जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बताया कि इंडिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एनर्जी का कंज्यूमर है, यानी कि ऊर्जा का उपभोक्ता है। आप समझना, दुनिया का सबसे बड़ा चौथा लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है। अगर कंट्री पूछा जाएगा तो थर्ड है, लेकिन अगर कंट्री ने ओवरऑल पूछा जाएगा तो चौथा है। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होना, कई लोग पिछली बार पूछ रहे थे। यूएसए आपका, चाइना सबसे पहले, फिर यूएसए, फिर यूरोपियन यूनियन है। अगर कंट्री पूछा था तो इंडिया आ जाता, फिर यूरोपियन यूनियन जो है कई लोगों को मिला के, कंट्रीज़ को मिला के बना हुआ, तो ये इस समय थर्ड पे है, और फिर फोर्थ पे इंडिया आता है। और आगे भी देखा जा रहा है कि हो सकता है यूरोपियन यूनियन को भी पछाड़ दे इंडिया एनर्जी कंजम्पशन में। ठीक, इन आपका ये कह रहा है इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 जो आई है आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, ये कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन को अभी हम पछाड़ देंगे और थर्ड बिगेस्ट बन जाएंगे 2030 तक। ठीक, ये टारगेट ये याद रखिएगा। इनके द्वारा IEA की रिपोर्ट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर है वो लार्जेस्ट ग्रोथ इसमें होगी कोविड-19 के बाद में, और इंडिया का जो भी ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगी। ठीक, डबल हो जाएगी 2021 में इन कंपैरिजन टू 2020। ठीक, 2020 में मान लीजिए 10 है तो 2021 में 20 हो जाएगी, ये कहना चाह रहा है सिंपल सीधी आसान भाषा में। देखिए, नया सीवीड स्पेशीज डिस्कवर करी गई है, नई समुद्री शैवाल प्रजातियों की खोज हुई है, दो नई लाल, ध्यान रखना, लाल 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 दिखे मुझको वाली बात है। देखिए, दो नई लाल कवकीय समुद्री शैवाल प्रजातियां। ठीक, 2 न्यू रेड एल्गल सीवीड स्पेशीज। ठीक, याद रहेगा, नई लाल कवकीय समुद्री शैवाल, ठीक, प्रजातियां पाई गई हैं। और ये मतलब आइसक्रीम और जेली के उत्पादन में, वो होता है ना जैम जैम जेली वाला जो है, वो आइसक्रीम के उत्पादन में बहुत ज़्यादा बड़ा एक वो रॉ मटेरियल हो सकता है, कच्चा माल हो सकता है ये। और ये इंडिया के कोस्ट लाइन पर अभी इसको डिस्कवर किया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो इससे क्या है, कोस्ट लाइन पे हुआ तो यहाँ पे जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ रह रही हैं वो इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उनके जो है इनकम के स्रोत अच्छे हो सकते हैं। इंडिया जो है ब्लू इकोनॉमी के नाम से, गुंटेर पॉली एक थे, उन्होंने बोला था, ब्लू इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसको इंडिया भी जो है वो अपनाना चाह रहा है, तो उसकी पॉलिसी बना रहा है, तो उसमें भी इन सब का उपयोग हो सकता है, सीवीड का, समझ रहे हो। और बाकी जो है ये हमारी कहाँ पे पाई गई हैं, आपका कन्याकुमारी, आपका गुजरात, दमन, ठीक, यहाँ पे अभी खोज करी गई है, भारत के साइंटिस्टों ने खोज करी है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इन्वायरमेंट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक, और भारत के कोस्ट लाइन पे ढूंढा गया है। देखिए, ये इनका नाम क्या है, अगर साइंटिफिक नेम पूछा भी सकता है, क्योंकि यूपीएससी में IOFS का भी पेपर होता है, तो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन रहेंगे तो जरूर 20-25। तो देखिए, हाइपनिया बुलाटा SP.NOV जो है, और हाइपनिया इंडिका। ठीक, इंडिका जो है भारत को डिनोट कर रहा है यहाँ पर। और देखिए, इसके बारे में समझें तो पंजाब के केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा के फेलिक्स बास्ट, इनका नाम है, के नेतृत्व में समुद्री वनस्पतिविदों के एक समूह ने, ठीक है, इस देसी समुद्री शैवाल प्रजातियों को तमिलनाडु के कन्याकुमारी, गुजरात और दमन दीव के तटों पर खोजा है। ठीक, समझ में आ गई। ये दोनों ही जो वैरायटीज़ हैं, एपनिया और बुलाटा, ये कन्याकुमारी में पाई गई। और आपका जो है आपका फर्स्ट साइंटिस्ट जो डिस्कवर किया रेड एल्गल स्पीशीज ऑफ सीवीड अलोंग इंडियन कोस्ट, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाल जो है ये एल्गल स्पीशीज सीवीड वाली इंडियन कोस्ट पे डिस्कवर करी है। ठीक, और ये फाइन हेरी एल्गी हाइपनिया इंडिका जो है ये शिवराजपुर, सोमनाथ, पाटन, गुजरात में पाया गया। और हैपनिया बुलाटा जो है ये आपका कोस्टलाइन दमन एंड दीव पे भी पाया गया। ठीक, कन्याकुमारी में दोनों ही पाए गए, ध्यान रखना। और ये स्पेशीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा वैसे तो नहीं है फैले हुए हैं,
लेकिन ये कुछ ऐसे आइसोलेटेड पैचेस हैं जहाँ पर ये इंटरटाइडल रीजन्स जो होते हैं सी के, वहाँ पे ये पाए गए हैं। तो आप समझना, देखो ये अगर आपका जो है कोस्टल एरिया है, कई लोग को इंटरटाइडल में समझने में दिक्कत होती है। ज्वार भाटा नाम सुना है ना? तो देखिए अगर ज्वार आ रहा है तो पानी यहाँ तक रहता है पूरा, ठीक। लेकिन जब भाटा है तो पानी जो है वो सी की तरफ ऐसे चला जाता है दूर। तो ये वाला जो एरिया हुआ, ये वाला एरिया, ठीक, ये वाला जो एरिया रहा, इसमें क्या है, पानी हमें कभी रहता है, दूसरे टाइम पे अगले टाइम पे नहीं रहता है। तो जो ऐसी जगहें हैं यहाँ पे ये रेड एल्गिल सीवीड पाई जाती है, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे कह रहा है इन जगहों पर, ठीक है ना। ये अगर ये बोला जाए तो ये जो बीच की ये जो जगहें हैं इसमें पाई जाएंगी, इंटरटाइडल रीजन इनको ही बोला जाता है। समझ में आ गई बात? और ये बात हुई। और देखिए इसके बाद क्या है, जो भी फील्ड सैम्पलिंग हुए हैं, ठीक, फॉर दिस स्टडी, वो SERB को रिसर्च ग्रांट के लिए अवॉर्डेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कलेक्ट किए गए थे 2018 में। सिंपल, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और रिसर्चर्स ने ये बोला है कि सीवीड ये थ्राइव होते हैं पत्थरों पर, जो कि जो डूबे रहते हैं, हाई टाइड और पे डूबे रहते हैं, और जब भाटा आता है यानी कि लो टाइड होता है तब ये दिखने लगते हैं। ये दोनों बात है। शोधकर्ताओं के अनुसार समुद्री शैवाल उन चट्टानों पर पनपती है जो उच्च ज्वार के दौरान डूबी रहती है। अब मान लीजिए ये जगह है जब, और ये कोस्ट है, ठीक है, ऐसे। तो जब पानी ज़्यादा बढ़ा रहता है तो ये डूबा रहता है, और जब पानी वापस चला जाता है ज्वार भाटे टाइम पे, तब ये जो है आपका, ये यहाँ से ऐसे ये पानी जो है एक्सपोज रहता है, दिखता रहता है। ये ऐसी जगहों पे होता है, ठीक। मतलब सनलाइट और ये सब कुछ इनको मिलता रहता है ढंग से। सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया के पास बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, 7515 के आसपास किलोमीटर की। और इसमें पोटेंशियल ये है कि हम एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं फार्मर्स के लिए, फिशरमैन्स के कम्युनिटीज़ के लिए, जो साइंटिफिकली अगर वैज्ञानिक तौर पे इनको प्रशिक्षित किया जाए तो सी वीड का कल्टीवेशन हो सकता है। और आपने देखा ऊपर कि इससे हम आइसक्रीम बना सकते हैं। मुंह में पानी तो आया होगा ना, तो आइसक्रीम बना सकते हो, जेली बना सकते हो, ये सारी चीज़ है, ठीक। और अलॉन्ग साइड एसोसिएटेड कई सारी इंडस्ट्रीज़ और भी आप बना सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो उस तरीके के सर्च को, मतलब एफर्ट्स को। और आपका ब्लू इकोनॉमी से संबंधित जो नीति भारत बना रहा है उसमें भी इसको एकीकृत कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक। और यूटिलाइज कर सकते हो महासागर के संसाधनों को आगे आने वाले डेकेड में। और सीवीड कल्टीवेशन इंडिया में एक आम बात होने वाली है फार्मर्स को, उनके जो है इनकम कमाने के लिए। अगला हमारा जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक्चुअली क्या हुआ है कि NK सिंह जो 15वें फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत जो चेयरमैन थे NK सिंह, इन्होंने ये कहा है कि हमें हेल्थ जो एक सब्जेक्ट है उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए। अभी किसमें, स्टेट लिस्ट में है, ठीक, स्टेट लिस्ट में है। आर्टिकल नंबर 246 के अंतर्गत शेड्यूल होता है 7, उसके अंतर्गत 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और होता है कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट में जो है पार्लियामेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में जो है आपकी राज्य की विधायिका लॉ बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही लोग लॉ बना सकते हैं। तो अभी हेल्थ इसमें है, इसको यहाँ पे ले आएंगे तो यूनियन भी और स्टेट दोनों ही लेजिस्लेचर जो है इस पर लॉ बना सकते हैं। इन तीनों में जो भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं है उनको बोला जाता है रेसिडुअरी सब्जेक्ट बोला जाता है, और इस पर आपका यूनियन यानी कि पार्लियामेंट को लॉ बनाने का अधिकार संविधान में दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, देखिए NK सिंह जी ने ये कहा है कि हमें समवर्ती सूची में लाना चाहिए हेल्थ को। और जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अभी जैसे मैंने पीछे कवर भी किया था, नया लाया गया है अभी, ठीक, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक। ये बजट में बोला भी गया था इसके बारे में। तो ऐसा ही एक हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट के लिए भी लाना चाहिए, ठीक। तो दो बातें यहाँ पे मेनली इन्होंने की है, हेल्थ से ही संबंधित की गई है। वो ये है कि भैया एक तो DFI बनाओ जो हेल्थ इन्वेस्टमेंट के लिए, और दूसरा कंकरेंट लिस्ट में हेल्थ को डालो ना, ये वाली बात है। देखिए इसका मेन फ़ायदा क्या होगा कि हेल्थ को हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी में कहा भी गया है कि 2.5% ऑफ GDP जो है हमें 2025 तक हम इसको अचीव कर लेंगे। और प्राइमरी हेल्थ केयर, जैसे कि आप लोगों ने जब हिस्ट्री पढ़ते हो मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें कहते हैं कि भैया वहाँ पर अंग्रेज़ों का प्राइमरी एजुकेशन पे जो है फोकस नहीं था।
तो भैया कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ पे भी है, जो एन के सिंह जी ने भी इसको उजागर किया है और फिर से एम्फेसाइज किया है इस पे कि भैया प्राइमरी हेल्थ केयर पे भी हमारा बिल्कुल फंडामेंटल कमिटमेंट होना चाहिए हर स्टेट का, इन पर्टिकुलर एंड शुड बी एलोकेटेड एटलीस्ट 2/3 ऑफ सच स्पेंडिंग। मतलब 66% तक, जो अगर 100 रुपये इसके बाद भी आप खर्चा कर रहे हो तो 66 रुपये तो भैया प्राइमरी हेल्थ केयर पर लगाओ। समझ रहे हो? तो वो जो बात हो रही थी ना, वहाँ पे आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, तो इसको अप्लाई भी किया करो प्रेजेंट वर्ल्ड में। ठीक, तो यहाँ पे भी अभी क्या है कि प्राइमरी जो डिजीज हो रही है, अगर हम उसको बढ़ने ही ना दें, तो शुरुआत में ही उसकी जांच हो जाए, तो कितना पैसा बच सकता है मेरे भाई, समझो सोचो। ठीक, ऐसे जो है लाओ, अभी प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी है और आगे मेंस के लिए भी अपने आप के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आना जरूरी है। देखिए आर्गुमेंट जो है शिफ्टिंग जो हेल्थ को करना है कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत, तो उसके लिए क्या इन्होंने तर्क दिए हैं एन के सिंह साहब ने। इन्होंने कहा है कि भैया एक तो सेंटर को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि वो अच्छे से अच्छे जो है रेगुलेटरी चेंजेस ला सकते हैं, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर क्या दायित्व उनको देना है, क्या उनको जो है उनसे काम करवाना है, ये सब भी अच्छे से हेल्थ केयर संबंधित बहुत अच्छे से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। ठीक, लचीलापन आएगा और वो उसको जो है बेहतर तरीके से कार्यान्वित कर सकेंगे हेल्थ केयर को। ये एक तो पहला हो गया। दूसरा ये है कि हेल्थ सेक्टर के पास में डीएफआई जैसी एक संस्था की ज़रूरत है, जैसा कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया है। ठीक, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। और डीएफआई जो है, ये कहा जा रहा है कि ये Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ जो होती हैं, इनमें जो हेल्थ केयर की जो है पहुंच को बढ़ाएगा, और टेक्निकल असिस्टेंस जहां तक इनको लोग को दिया जाएगा, ताकि जो फंड्स हैं जो इसके अंतर्गत आएंगे डीएफआई के अंतर्गत, उनका और बेहतर यूज़ हो सके ना यार। ये वाली बात है। डीएफआई अगर बनाओगे हेल्थ केयर से संबंधित, उसका काम क्या है, स्पेसिफाइड है हेल्थ केयर संबंधित, तो और अच्छे से अच्छा काम किया जाएगा। टेक्निकली वो लोग साउंड हैं काफ़ी। ठीक, इसमें एम्फेसिस ये भी होगा कि किया जा रहा है कि भैया एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा बीमा, यानी कि यूनिवर्सलाइजिंग हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, और एज ए लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्टिल रिमेन अनकवर्ड। ठीक, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ऐसा करो जिसके अंतर जिस इंश्योरेंस के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष के जितने लोग हैं सब आ जाएं। अब देखिए यहाँ पे इनका एक कहने का मतलब है, एक बहुत अच्छा तर्क दिया इन्होंने कि तीन तरीके के इन्होंने बांटे। एक तो हो गया मिडिल वाले बताता हूँ। अब इसमें देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन जो है आयुष्मान भारत, इसमें ये कहते हैं कि आखिरी के जो 40% लोग हैं, इन्होंने बोला 2 इनकम क्वांटाइल्स, क्वांटाइल मतलब 20% होता है, तो नीचे के दो अगर जोड़ोगे बॉटम 2 इनकम, तो ये 40% लोग भी कवर्ड हैं इसमें। और ये आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। और वहीं देखा जाए तो जो ऊपर वाले क्वांटाइल हैं 20% हैं, वो लोग तो खुद से ही सक्षम है कि वो लोग जो है अपना हेल्थ इंश्योरेंस ये सब ले लेते हैं। लेकिन जो ये बीच के 60-60, ये हो गया कितना, 60 बीच के, ये जो आपका मिडिल वाले जो बचते हैं, इन ये ना तो गवर्नमेंट की स्कीम के द्वारा जो है कवर्ड है, ना इनके पास इतनी कैपेसिटी है कि खुद से हेल्थ इंश्योरेंस ले सकें। तो ये लोग वंचित रह जाते हैं इंश्योरेंस से। हेल्थ केयर में इनका बहुत ज़्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि ये लोग फिर जो है नीचे उतर जाते हैं, पॉवर्टी में चले जाते हैं। तो ऐसा बनाओ कुछ यूनिवर्सलाइजिंग सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा बीमा बनाओ जो सभी के लिए हो। तो इन्होंने इसको क्या संज्ञा दी है, इन्होंने बोला मिसिंग मिडिल क्लास इन बिटवीन, मिसिंग मिडिल क्लास इन बिटवीन। दिस रिफर्स टू पीपल, अभी जो मैंने आपको पूरे एग्जाम्पल समझाया, यही सब चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बताई है। एक्स्ट्रा फैक्ट वही है, 7 शेड्यूल होता है, यूनियन स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट। और ये आपको समझ में आया था ना अच्छे से कि मिसिंग मिडिल वाला, अगर आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये देखिए देयर आर 52 अभी इसके अंदर आइटम्स हैं कंकरेंट लिस्ट में। पहले क्या कितने थे, 47 थे। आज भी जो है यूनियन लिस्ट में कितने जो है आइटम्स हैं, 100 है। आप लोग से क्वेश्चन है कि स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, आइटम्स हैं, ये आप लोग को नंबर बताना है। ठीक, सारे मत लिखिएगा। दिस इंक्लूड्स आइटम विच आर अंडर जॉइंट डोमेन ऑफ द यूनियन एंड द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। हमारा अगला जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन एसपी से। इसमें सिर्फ हम लोग पढ़ते ही नहीं, पढ़ने के साथ साथ कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी समझते हैं। देखिए जेल रेडियो से संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही है। तिनका तिनका फाउंडेशन ने जेल रेडियो का जो है हरियाणा जेल में चालू किया है इसको स्टेट गवर्नमेंट की मदद से। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है। जेल रेडियो एक इन हाउस प्रोडक्शन है जो इनमेट्स यानी कि जो वहाँ पे लोग कैदी हैं उनके द्वारा संचालित किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। और आपका जो एम है इसका ये है कि इनमेट जो कैदी हैं उनके अंतर्गत जो है रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा जाए,
उन्हें सार्थक जुड़ाव देना, ये सारे एम है। देखिए यहाँ पर ट्रू पूछा गया और सारे ही यहाँ पे ट्रू हैं। और ये ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, स्टूडियो जो है यहाँ पे जेल के अंदर ही अंतर्गत ही बनाया गया है, और वहाँ स्पीकर चलते हैं बैरक के अंतर्गत, और जो है आप सुन सकते हैं, जो आप नहीं मतलब जो इन्वेट्स कैदी हैं वो सुनेंगे वहाँ पर, और उनके अंदर बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज लाया जाएगा। ये लोग एक एक टाइम के बाद जो है जेल से निकलेंगे, बाहर सोसाइटी में जाएंगे, तो उनके अंदर पहले से ही, क्योंकि ये देखो वैसे तो जेल हम लोग आज के टाइम पे जानते हैं, समझते हैं कि बदले की भावना, एक तरीके से रेट्रीब्यूटिव है, एक तरीके से रिवेंज है, कि मतलब एक तरीके से पनिशमेंट है। लेकिन असली जो इसका मकसद था वो ये नहीं था। असली मकसद जो था वो था रिफॉर्मेशन, जिसको लोग भूल चुके हैं आज के टाइम पे। सुधारात्मक जो है इसका उद्देश्य था। तो उसी के तहत जो है ये पहल है कि जब वो वापस जाएं सोसाइटी में, तो एक अच्छा इम्पॉर्टेंट मैसेज लेके जाएं। उनके अंतर्गत एक अच्छा जो है सुधार किया जा चुका हो ऑलरेडी, ठीक, ताकि वो जो है बाद में इनमें कोई पश्चाताप और पछतावा करते हैं कि अतीत में क्या हुआ था, ये ऐसा कुछ ना करें। उन चार की आवश्यकता है, मतलब ये ऐसे अगर हम करें तो उनके वो एक पॉजिटिव जो है मैसेज ले आ सकते हैं सोसाइटी में बाद में। अच्छा देखिए, ये जो हमारा एक ला परोस करके एक जॉइंट एक्सरसाइज है, इससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है समझना है। भारतीय नेवी जो है आपका जो ये एक ला परोस जॉइंट एक्सरसाइज जो कि रशिया के द्वारा कराई जा रही है, उसमें भाग लेगी। बे ऑफ बंगाल में होगा ये 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक। तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है, बताइए। देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है, और अगर गलत है और गलती पूछा गया तो दो हो सकते हैं, या तो ए या फिर डी। तो हम दूसरा भी देख लेते हैं, क्योंकि फॉल्स पूछा गया है। इसमें जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए की भी जो क्वाड के मेंबर्स भी हैं, इंडिया को जोड़ लिया जाए, इनकी नेवीज भी पार्टिसिपेट करेंगी। बिल्कुल सही है, और ये सही है तो फिर ये वाला डी वाला हो नहीं सकता, आंसर इसका ए हो जाएगा। तीसरा भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए ये 3 दिन का जो है जॉइंट एक्सरसाइज होगी। आपका मैरीटाइम इसमें ड्रिल होगी, ठीक। आपका जो है इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम, ओवरसीज कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट ऑपरेशन, ये सारे कुछ इसमें कराया जाएगा। देखिए इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करेगी, फ्रांस के द्वारा कराया जा रहा है। ले परोस फ्रांस का जैसा वर्ड लग भी रहा है। और ये कहाँ पे होगा, जॉइंट एक्सरसाइज है और नेवी की एक्सरसाइज है, बे ऑफ बंगाल 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक होगा। फ्रांस के साथ में भारत की और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, गरुणा, वरुणा और शक्ति, ठीक। जीवीएस है, आर्मी, नेवी, आर्मी, ठीक। ऐसे ध्यान रखिए, गरुणा, वरुणा और आपका शक्ति। ये वाला क्या एयरफोर्स से है क्या, एक बार कंफर्म करके बताइए, मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताई है, ठीक। तो इसी के साथ हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। किस तरीके का आप लोग लगा, आप लोग जाहिर कर सकते हैं अच्छे से, लाइक बटन को दबाकर खूब अच्छे से दबाइएगा, ठीक। और इसको शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे उसके आंसर आप लोग कमेंट जरूर करिए, ताकि आप लोग का जो है दिमाग भी खुद जो है क्या आंसर पूछा गया है उसको संबंधित अगर आप बताओगे, तो मैं उसको चेक करके बताऊंगा कि हाँ भैया सही दे रहे हो क्या आंसर कि नहीं। तो ये इट विल शो कि यू आर ऑन राइट ट्रैक और नॉट, ठीक। अगर आप लोग हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है यूपीएससी का और ईपीएफओ का, ठीक। यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 का कंप्लीट पेड ग्रुप है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और आपको जो है 1-to-1 डिस्कशन करके 1-to-1 गाइडेंस किया जाता है, जो और कहीं पे भी इतनी इफेक्टिवली तरीके से नहीं हो रहा है। आप लोग इन 2 नंबर पर कॉल कर सकते हो, 8564880530, 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए फिर से आपसे मुलाकात होगी आपसे सुबह 6 बजे गर्मा गर्म चाय के साथ में। तब तक आप लोग से लेता हूँ अलविदा, और जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।